Okay, students, welcome to Cash 25 Science Academy YouTube channel. So in this session we are going to take up microbes in human welfare. NCERT में अलग से चैप्टर है, but बोर्ड्स के बुक में ये चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर के साथ. Now according to deleted syllabus जो HSC बोर्ड ने प्रेजेंट किया है, उस सिलेबस में 11.7 जो यूनिट है टॉपिक एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वहां से आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है. उसके पहले ही वो पूरा चैप्टर डिलीटेड है एक्सेप्ट टू टॉपिक्स. फर्स्ट 11.1 आई थिंक है, एंड देन बायोफोर्टिफिकेशन है. ये दोनों टॉपिक्स काफी जनरल है. बायोफोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? यू हैव टू एनहांस द वैल्यू ऑफ योर फूड बाय इंक्रीजिंग इट्स विटामिन कंटेंट या इंक्रीजिंग अदर वेराइटीज, अदर न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट फूड. छोटा सा सेगमेंट है, वो अपन बाद में कर लेंगे. 11.7 के आगे अब बोर्ड्स वाले वहां से चलेंगे, उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. एंड एनसीईआरटी वाले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कंप्लीटली न्यू चैप्टर उनके लिए है. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर स्टूडेंट्स. चैप्टर में फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में हैव टू लुक कि आपका जो ये जो माइक्रोब्स हैं ये आपकी डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्प करते हैं. सो हाउस होल्ड में सबसे बेस्ट एग्जांपल है जहां पे माइक्रोब्स अपना हेल्प करते हैं, कर्ड कन्वर्जन. सो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोब्स आर वेरी वेरी यूजफुल स्टूडेंट्स, वेरी वेरी यूजफुल. कैसे यूज करेंगे? लेट अस सी. ठीक है, तो मैं इसको टॉप पे डाल देता हूँ. ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं. यहाँ पे ये लेजर यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट्स. मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज. ये इन्फॉर्मेशन कहाँ दिया है? ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये दिया है आपके बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में कि मिल्क शुगर इज लैक्टोज शुगर. इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. सो मिल्क को ड्यूरिंग फर्मेंटेशन मिल्क के अंदर होते हैं ये. अगर मैं मिल्क में जो आप नॉर्मली आपके घर में अगर दही जमाना है दूध से, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा स्पून एक ले लेंगे एंड थोड़ी सी दही उसमें लेकर दूध में डाल देंगे उस थोड़े से दही को. इससे क्या होगा? प्रॉपर टेम्परेचर मिलने की वजह से, एंड ये जो आपने थोड़ा सा दही डाला है उस पूरे दूध में, इसकी वजह से पूरा का पूरा वो दूध कन्वर्ट हो जाएगा दही में. तो जो आपने चम्मच से डाला वो क्या चीज था? लेट अस सी स्टूडेंट्स. सो दैट वाज इनोक्युलम. ठीक है, वो है इनोक्युलम. इनोक्युलम मतलब क्या? पहला सीड जैसा कुछ समझ लो कि पहले थोड़े बहुत पॉपुलेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया है ना, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो ये पूरा कैटेगरी है, इसमें आता है लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया. सो इस बैक्टीरिया के कुछ पॉपुलेशन हमने चम्मच से जब निकाला दही, तो उस दही में यही बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है. उसी दही को आपने क्या किया, विच कंटेन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एंड वन ऑफ द एग्जांपल्स इज लैक्टोबैसिलस. ठीक है, इसको हमने, ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करते हैं एसिड. ठीक है, विच इज दैट एसिड? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बोर्ड्स के बुक में मेंशन किया, इट इज लैक्टिक एसिड. देयरफॉर द नेम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ये एसिड जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया ने जैसे ही एसिड बना दिया, सो दिस एसिड इज गोइंग टू coagulate. It is going to partially digest the proteins present in the milk. ठीक है, so as soon as I put this bacteria in the milk, these bacteria are going to produce lactic acid, and because of that acid, because of these acids, the milk protein would get digested and coagulated, precipitation हो जाएगा, and because of this semi solid nature, कर्ड हमको नजर आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, कर्ड के बारे में खास बात क्या बताई गई है कि उसका विटामिन B12 कंटेंट ज्यादा है. इट इज हायर एज कंपेयर टू मिल्क, देयरफॉर कर्ड इज न्यूट्रिशियस. ओके, ये इंफॉर्मेशन हमको पहले स्लाइड में दिया गया है. उसके बाद हमको क्या बोला गया, चेक करते हैं. चलो नेक्स्ट पार्ट जो लिया गया है विद रिगार्ड्स टू माइक्रोब्स इन आवर हाउस होल्ड. एग्जाम्पल में क्या लिया गया है? डफ का प्रेजेंस स्टूडेंट्स. ये देखो, तो डफ जो हम यूज करते हैं इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, ब्रेड में भी यूज होता है. चेक करो, डफ फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2 प्रोड्यूस करते हैं. इस CO2 की वजह से जो इडली एंड डोसा, अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा परफोरेशन, छोटे छोटे आपको होल्स नजर आएंगे, पोरस परफोरेटेड आपको नजर आएंगे. दैट इज बिकॉज ऑफ CO2 प्रोडक्शन व्हिच इज डन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ डफ बाय द बैक्टीरिया. ओके, एंड यही डफ हम ब्रेड बनाने के लिए भी यूज करते हैं. अगर आप ब्रेड चेक करो, जो आप ब्रेड एंड जैम खाते हो, उस ब्रेड को भी अगर आप चेक करो तो उसमें आपको होल्स नजर आएंगे. सो वही फर्मेंटेशन से ही बनता है. और जो हम यूज करेंगे उसको अपन बोलते हैं फर्मेंटेशन के लिए, जो हम माइक्रोब यूज करेंगे उसको वी कॉल एज बेकर्स यीस्ट. बिकॉज ब्रेड बनाने के लिए बेकरी में, अगर आप ऐसे अपने आप को एसोसिएट करो इस वर्ड को, बेकरी में जहां पे ब्रेड बनेगा, दैट इज बेकर्स यीस्ट. एग्जांपल क्या दिया उसको? Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is used for fermentation of duff when we are preparing bread. ओके, यही चीज जब हम बेवरेज प्रिपेयर करेंगे उस वक्त भी Saccharomyces cerevisiae ही हम यूज करने वाले हैं, सेम माइक्रोब, बट तब मैं इसको बोलूंगा ब्रीवर्स यीस्ट. अब आज मैं इसको बोल रहा हूँ बेकर्स यीस्ट. ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, इसके आगे क्या है?
नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी में एक टॉपिक यूज किया कि टॉडी, टॉडी बोर्ड्स के बुक में भी दिया गया है, लेटर ऑन देंगे बोर्ड्स के बुक में, एंड एनसीईआरटी में काफी पहले इसका मेंशन हो गया है। टॉडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक फ्रॉम साउथ इंडिया। इसको कैसे बनाते हैं, पाम ट्री में से जो सैप निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, उसको कलेक्ट करते हैं पहले, एंड दैट लिक्विड का, सैप का फर्मेंटेशन करते हैं। स्टूडेंट्स चेक करो, यहाँ पे लिखा है सैप का फर्मेंटेशन करेंगे एंड हेंस टॉडी बन जाएगा, व्हाइटिश कलर का फ्लूइड जो होता है, ट्रेडिशनल ड्रिंक फ्रॉम साउथ इंडिया। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी में स्पेशली क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि अदर मटेरियल्स व्हिच आर फर्मेंटेड एंड देन लेटर ऑन यूज्ड इन हाउसहोल्ड आर दीज एग्जांपल्स, आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है बोथ एज वेल एज इन बोर्ड्स एज वेल एज इन एनसीईआरटी बुक। चीज की वैरायटी जो डिस्कस की है वो कौन सी है, स्विस चीज, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन इट हैज लार्ज होल्स एंड दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ CO2। एंड ये चीज बनाने के लिए हम किस माइक्रोब को यूज करते हैं, प्रोपियोनियम। प्रोपियोनियम, ये आपका जो कॉमन नेम होता है एसिड का, प्रोपियोनिक एसिड, वहां से नाम आ रहा है, चेक करो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मिनी। ठीक है, शर्मिनी produces CO2 and that causes large holes in the cheese, which is characteristic feature of Swiss cheese. Then we come to Roquefort cheese. Roquefort cheese में क्या हम करते हैं, again we use microbe, students, Penicillium roquefort, that is example. Penicillium roqueforti is the example. उस माइक्रोब को हम यूज करके, ये एग्जांपल कहाँ दिया है, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये एग्जांपल सिर्फ बोर्ड्स के बुक में दिया है। So Penicillium roqueforti, we use this microbe and why do we use it, just to gain a special flavor, characteristic flavor जो इस चीज का होता है, तो उससे हम इस चीज का राइपनिंग करा के इसको प्रॉपर, ये जो फंगाई का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, we prepare Roquefort cheese. So fungi which is used to prepare Roquefort cheese, राइपनिंग में इस चीज के काम आता है, पूरे सबस्ट्रेट को राइपनिंग करने में काम आएगा, एंड प्रॉपर एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर उसका मिल जाता है। दैट फंगाई इज पेनिसिलियम, जैसे आपने पेनिसिलियम नोटेटम सुना होगा कभी, वैसे पेनिसिलियम रोकेफोर्टी। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा हमारे पास क्या है, सो बोर्ड के बुक में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये यूज किया जाता है। सो मैंने यहाँ पे LA लिखा है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट, मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन से माइक्रोब्स यूज करते हैं, सो इट्स बीन मेंशन्ड ओवर हियर, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस। ठीक है, ये दो माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू योगर्ट, योगर्ट प्रोडक्शन के वक्त। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्या है, लेट अस सी। नेक्स्ट, माइक्रोब्स व्हिच आर यूज्ड इन बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि माइक्रोब्स को जैसे कर्ड बनाने में आप यूज करो, वैसे बेवरेजेस बनाने में यूज करते हैं, जैसे आप ब्रेड बनाने में यूज करते हो, जैसे आप इडली एंड डोसा में यूज करते हो, फर्मेंटेशन का उसका जो स्किल है, उस स्किल को हम यूज करते हैं। पोरस आपको दिखता है, हमने बात किया ब्रेड में, जहां पे मैंने उसको नाम दे दिया बेकर्स यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया को हमने क्या नाम दिया, बेकर्स यीस्ट। वो वहां पे फर्मेंटेशन करता था डव का ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। यहाँ सेम सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया फर्मेंटेशन करेगा माल्टेड सीरियल्स का in order to produce alcohol. Let us see. So ब्रूअर्स यीस्ट इसको यहाँ बुलाएंगे, ब्रूअर्स यीस्ट हो या बेकर्स यीस्ट हो, दोनों का नाम सेम ही है, खाली ये टर्म अलग अलग यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री वेयर दिस माइक्रोब इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, सो ब्रूअर्स यीस्ट क्या करेगा, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया क्या करेगा, फर्मेंटेशन ऑफ, लेट मी जूम दिस अ बिट, इसको जूम कर लेता हूँ, ये देखो, ये चेक करो, क्या करेगा वो, फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल प्रोड्यूस कर दिया हमने। अब ये इथेनॉल जो प्रोड्यूस हो, विच इज अल्कोहल, एक्चुअली अल्कोहल जो प्रोड्यूस हो गया, इस अल्कोहल को मैं कैसे इसका प्रोसेसिंग करूंगा, हाउ प्रोसेसिंग इज डन। सो प्रोसेसिंग के लिए आई कैन यूज द फर्मेंटेड, जो फर्मेंटेशन हो गया जिस ब्रॉथ का, फर्मेंटेशन खत्म होने के बाद, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया ने फर्मेंटेशन कर दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, क्या मैं डिस्टिलेशन करके फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करूंगा या विदाउट डिस्टिलेशन ऑब्टेन करूंगा मेरा फाइनल बेवरेज, फाइनल प्रोडक्ट। सो अगर मैं विद डिस्टिलेशन करता हूं तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, विस्की, ब्रांडी, रम, बिकॉज डिस्टिलेशन इन्वॉल्व है, हेंस इनके प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन अगर मैं प्रिपेयर करता हूं वाइन और बियर, थोड़ा सा प्राइस कम होगा, एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स, दीज आर द एग्जांपल्स। तो ये अगेन आपको एग्जांपल्स भी देने हैं, एग्जांपल्स भी याद करना होगा, तो जूम आउट कर लेता हूं। नेक्स्ट आई विल कम टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में इनका क्या रोल है, सो एंटीबायोटिक्स ओवरऑल अगर आप पढ़ाई करना चाहो, व्हाट इज एंटीबायोटिक स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक का वर्ड अपन ब्रेक करते हैं तब हमको समझ में आ जाएगी सारी बातें। तो ये देखो, ये जो होता है एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, एंड बायो मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अगर एक माइक्रोब कोई केमिकल बनाता है जिससे दूसरा माइक्रोब मर जाता है, तो उस केमिकल को बोलते हैं एंटीबायोटिक।
It is something which is produced by a microbe to kill another microbe. Preferably that another microbe which is getting killed should be pathogenic. तो ये जो माइक्रोब्स ने ये जो बनाया एक दूसरे को मारने के लिए, तो हमने बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, ये आपके साइंस इंडस्ट्री ने क्या किया, इसने इस केमिकल को सिंथेटिकली अब बनाना शुरू कर दिया है. सो व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक आपके डॉक्टर्स आपको लिखते हैं जब आप बुखार आपको होता है, जब आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फेक्शन की वजह से अगर बुखार होगा तो उस बुखार को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को इरेडिकेट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू यू, एंड दीज एंटीबायोटिक्स आर नथिंग बट केमिकल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड टू किल द माइक्रोब्स. ठीक है, एंटीबायो अगेंस्ट लाइफ. कौन सा लाइफ? वो जो माइक्रोब जो आपके अंदर है उस लाइफ को मारने के लिए, आपको नहीं मारने के लिए. ठीक है, ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ. चलो ये जूम आउट कर लेते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं. काफी छोटा चैप्टर, इट इज नॉट अ ह्यूज चैप्टर, वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर. आपको मैं कंसेप्ट सारे बता देता हूँ. यू कैन गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक एंड रीड दिस चैप्टर एंड गेट इट डन. ठीक है, नेक्स्ट. सो एंटीबायोटिक्स का स्टोरी क्या है वो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स. सो एंटीबायोटिक का स्टोरी ऐसा जाता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ही वाज वर्किंग ऑन स्टैफिलोकोकाई बैक्टीरिया. स्टैफिलोकोकाई, स्टैफ ऑरियस, आपने सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये है स्टैफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. देन उसको क्या हो गया, उसने जो पेट्री प्लेट्स वो यूज कर रहा था उनमें से एक पेट्री प्लेट को ही हैड नॉट वॉश्ड, वो वॉश नहीं किया था. जब उसको ऐसे रखा था, उसने ऑब्जर्व किया कि इस पेट्री प्लेट में एक ऐसा एरिया बन रहा है जहां पे स्टैफिलोकोकाई ग्रो ही नहीं हुआ. बाकी सारे पेट्री प्लेट में ग्रो हो रहा था बट यहाँ पे ग्रो नहीं हुआ. तो उसने सोचा ऐसी क्या बात हो गई कि ऐसा कौन सा केमिकल इस पेट्री प्लेट में आ गया जिसने मेरे स्टैफिलोकोकाई को, व्हिच इज अ बैक्टीरिया, उसको ग्रो नहीं होने दिया, है ना. तो उसने जब चेक किया तो वो जो मोल्ड था, पेनिसिलियम नोटेटम वहां पे प्रेजेंट था, और उस मोल्ड ने, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम ने एक केमिकल प्रोड्यूस किया था. उस केमिकल की वजह से स्टैफिलोकोकाई मर गया. सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या सोचा, अरे वाह, अगर स्टैफिलोकोकाई, ये बैक्टीरिया जिस पे मैं काम कर रहा हूं, इफ दिस बैक्टीरिया, सपोज ये बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग्स को भी एक बीमारी कॉज कर रहा है, जो कि बहुत सारी बीमारियां करता है, अगर ये बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग्स में बीमारी कॉज कर रहा है तो मेरे पास तो एक ऐसा केमिकल आ गया जो इस बैक्टीरिया को मार सकता है. और वो केमिकल किसने दिया? पेनिसिलियम नोटेटम ने दिया. इसलिए अलेक्जेंडर ने क्या किया, उसने बाय चांस डिस्कवरी की वजह से ये आ गया सामने, और उसको नाम उसने क्या दिया, पेनिसिलिन. पेनिसिलिन क्यों नाम दिया? बिकॉज पेनिसिलियम नोटेटम से ये केमिकल मिला था, तो इसका नाम पड़ गया पेनिसिलिन. पेनिसिलिन कैन किल स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये केमिकल हमारे पास रेडी हो गया. अब इस पेनिसिलिन का पूरा फायदा किसने उठाया, इसके बाकी जो क्वालिटीज है वो किसने जानी, सारी एक्टिविटीज किसने जानी, बाकी दो साइंटिस्ट आ गए. ये एनसीईआरटी में कंटेंट दिया है स्टूडेंट्स, अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरी. सो इन दोनों साइंटिस्ट को प्लस अलेक्जेंडर को, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था. सो नीट वाले लोग ये थोड़ा ध्यान से देख लो, नोबेल प्राइज का जो डेट है इन तीनों को दिया गया था वो भी आपको ध्यान से देखना है. ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है. ऑल्सो पेनिसिलिन वॉज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक इन वर्ल्ड वॉर II फॉर अमेरिकन सोल्जर्स. देन एंटीबायोटिक का रोल क्या है, ये किस काम आते हैं, तो आपके बुक में इनके यूजेस भी दिए गए हैं. आपको ऑलरेडी ये यूजेस पता है, ये सारे इन्फेक्शन से यू हैव टू लर्न द नेम्स और आल्सो द कॉमन नेम्स. ठीक है, इसको आप रीजनल नेम्स बोल सकते हो. ओके, नेक्स्ट, कमर्शियल प्रोडक्शन में कहाँ-कहाँ यूज आता है एंटीबायोटिक्स, और कहाँ-कहाँ यूज आएगा, कौन सी चीजें कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज आएगा. सो ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज, अपने सॉरी माइक्रोब्स यूज आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने के लिए. सिंपल एग्जांपल कोट किए गए हैं, लर्न द एग्जांपल्स एंड दैट्स इट. अल्कोहल बनाने का काम कैसे आता है ये आपने ऑलरेडी कर लिया है. एंजाइम, कौन से एंजाइम बनते हैं माइक्रोब से, ये भी एनलिस्टिंग की गई है दोनों बोर्ड्स में एज वेल एज एनसीईआरटी बुक में. कौन सा एंजाइम चेक करो, लिपेज है. लिपेज आपके लिए क्या करेगा स्टूडेंट्स, लिपेज क्या करेगा, डिटर्जेंट को, डिटर्जेंट में प्रेजेंट रहता ताकि ऑयली स्टेन निकाल सके. ठीक है, नेक्स्ट, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज. अच्छा, लिपेज का कोई लॉजिक आपको लग रहा है ऑयली स्टेन निकालने के लिए? लिपेज मतलब क्या, इट विल ब्रेक लिपिड्स, so it will break the oil stain. ठीक है, also we have amplifiers present in detergents which you will study in chemistry in everyday life chapter, chemistry में आप पढ़ोगे. पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, ये दोनों एंजाइम भी मिलते हैं माइक्रोब से, और ये एंजाइम्स का हम क्या यूज करते हैं, तो जैसे कि जो फ्रूट आपको मिलते हैं, फ्रूट जूसेस जो आपको मिलते हैं मार्केट में, पैक्ड फ्रूट जूसेस, अगर आप उनको कंपेयर करो अपने घर पे बनाए हुए जूसेस से, तो वो जो मार्केट से आप लेकर आओ तो काफी क्लीन नजर आता है, फिल्टर्ड नजर आता है, ऐसा लगता है इसको मस्त फिल्टर करके दिया गया है, अंदर से साफ दिखाई देता है. और जो घर पे आप जूस बनाओगे उसमें काफी कंटेंट, जो भी फ्रूट है उसके कंटेंट पल्प यहाँ वहां नजर आएंगे. ठीक है, वो फिल्टर नहीं नजर आता. पीने में ऑब्वियसली घर का आपको लगेगा ज्यादा प्योर है, अच्छा है, कोई बात नहीं है, बट जो अपीयरेंस, लुक वाइज हमको जो मार्केट का है वो ज्यादा बेटर प्रोडक्ट दिखता है.
है ना, लुक वाइज। सो वो जो फिल्टर प्रोडक्ट वाला जो मुझे अपीयरेंस चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो बाकी जो फ्रूट में जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए वी यूज पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, ठीक है। Next, streptokinase is again obtained from microbes, and this is very important ingredient in pharma industry to break clot. जो blood clot होते हैं उनको break करने के लिए। So किसी भी person को अगर blood disorder है, जिसका blood coagulate हो जाता है, clot हो जाता है, तो उस person को streptokinase दिया जाता है ताकि clot को हम break कर सकें, ठीक है। Cyclosporin A is a very यूजफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यून सिस्टम को सुला देने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए is a chemical which is used in pharma industry in healthcare sector. This is again obtained from microbes. So microbes का इतना ज्यादा यूज है, चेक करो। Statins are again obtained from microbes and statins are used in case of जब लिपिड प्रोफाइल डिसबैलेंस हो जाता है ना, जब हम लोग बोलते हैं कि एचडीएल तो हाई होना ही चाहिए, एलडीएल लो ही होना चाहिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल, सिंपल है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमको स्टैटिन्स नाम का एक दवा यूज करते हैं डॉक्टर्स, दैट इज अगेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रोब स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। सो ये क्या कंसेप्ट है, चेक करो स्टूडेंट्स। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को अपन बोलते हैं सीवेज। उसमें क्या क्या होता है, मेजरली उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन स्टूल होता है, जो यहाँ वहां से दूसरे दूसरे लोकेलिटी से इकट्ठे हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इसकी वजह से ज्यादा हो जाता है। माइक्रोब्स भी कुछ रहते हैं विच कैन बी वेरी पैथोजेनिक, कैन बी डिजीज कॉजिंग। Then this has to be made less polluting before this water, sewage water, can be released somewhere in the vicinity of normal water resources. इनको less polluted बना दो and then ही ये पानी ऐसे bodies के पास जा सकते हैं जैसे river, lake, जहां से हम पानी यूज करते हैं। सोचो अगर ये सीवेज वाटर इतना ज्यादा पॉल्यूटेड, अगर ये किसी रिवर या लेक या पॉन्ड में पहुंच गया तो क्या हालत होगा उस पानी का, यू वोंट बी एबल टू यूज दैट वाटर, राइट। सो हमारा सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है, इसका मोटिव क्या है, ये जो पॉल्यूटेड वाटर इसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए, थोड़ा सा लेस पॉल्यूटेड कर दिया जाए, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा लेस पॉल्यूटेड हो जाता है ये। ओके, सो इसको कैसे अपन करते हैं, ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। हाउ डू वी डू दिस, चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ये चेक करो। सो इसमें क्या होता है प्रोसेस में, ठीक है, ये अपना प्रोसेस है। इस प्रोसेस में टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मैं इसको यहां ले लेता हूं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, प्रोसेस के 2 पार्ट हैं। ये रहा पहला प्रोसेस स्टूडेंट्स, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ऑल्सो नोन एज फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, आप इमेजिन करो कि आपके पास ऐसा इतने पानी है, मे बी एक जस्ट लॉजिकल केस अगर मैं ले लूं तो सपोज अपने पास 100 लीटर पानी है, ठीक है, सीवेज वाटर है 100 लीटर्स। उस 100 लीटर में जो भी बहुत ही बेकार दिख रहा है, अंदर पता नहीं कितने कितने कचरे भरे हुए हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा आपको नजर आ रहे, नाले का पानी समझ लो, है ना, एकदम बेकार सा, और ऊपर बॉटल प्लास्टिक की सारी चीजें फ्लोट कर रही हैं, है ना, सारा कचरा जो आसानी से आप फिल्टर कर सकते हो। अब इस पानी पे पहला ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लिया जाए। चलो पानी को फिल्टर कर लो, सो दैट जो ऊपर प्लास्टिक के डेब्रिज हैं, प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको आप ट्रैप करके पहले इनको अलग कर लेते हैं, है ना। सो दैट इज फिजिकल ट्रीटमेंट व्हिच इज डन ओवर दिस। चेक करो फिजिकल ट्रीटमेंट। तो ये रहा सीवेज। सीवेज के जो फ्लोटिंग डेब्रिज हैं, चेक करो, फ्लोटिंग डेब्रिज हैं, उनको दे आर रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, दे आर रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करने के बाद अब क्या करेंगे, उसी वाटर में छोटे छोटे मट्टी या पत्थर, जो छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, विच इज नोन एज पेबल्स, है ना, पेबल्स को हम क्या करेंगे, ग्रिट, ये पूरा जो ग्रिट है, ये जो मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल स्मॉल स्टोन जो होते हैं, उनको अब हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो जो ऊपर से आपने बॉटल वॉटल सब निकाल दिया, अब पानी में जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े बचे हैं उनको हम लोग पहले सेटल हो जाएंगे। जैसे वो पत्थर के टुकड़े सेटल हो जाएंगे, तो सेटल होने के बाद सेडिमेंटेशन बोलते हैं उसको, सेडिमेंटेशन हो गया, सेटल डाउन हो गए, तो ऊपर आपको पानी नजर आ रहा है गंदा सा अभी भी, एंड अंदर अच्छा इस पानी में डिजोल्व चीजें भी हैं अभी, ठीक है, तो हमको उनका भी टेंशन लेना होगा। एंड देन जो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर नीचे सेटल हो गए, ये 2 पार्ट में हमको डिवाइड हो गया, पत्थर नीचे सेटल हो गए और कुछ पानी ऊपर भी ऊपर फ्लोट हो रहा है। सो जो नीचे सेटल हो गए, सॉलिड जो सेटल हो गया, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। उसको क्या बोलोगे, प्राइमरी स्लज। एंड जो ऊपर बचा है पानी डिजोल्व, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज नोन एज सुपरनेटेंट। ऊपर है जो इफ्लुएंट, इस इफ्लुएंट को हम क्या करेंगे, अब ये प्राइमरी ट्रीटमेंट यहीं पे खत्म होता है, इस इफ्लुएंट को हम लेकर जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ओके, सो लेट अस सी अब इसका क्या हम करने वाले स्टूडेंट्स। ये जो एफ्लुएंट मेरे पास बचा, इस एफ्लुएंट को मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं लेकर जाऊंगा एरिएशन टैंक में। ओके, ये इफ्लुएंट हम यहाँ से चेक करो कि मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो पूरे पाथवे को, पूरे कंसेप्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये यहाँ पे मैं लाइन मार देता हूँ ऐसा कुछ, तो इस तरफ जितना भी कंटेंट मैंने लिखा है, ये पूरा जो कंटेंट मैंने लिखा है,
दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, और लाइन के राइट हैंड साइड जो आपको यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पूरा कंटेंट, दिस वुड बी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सीवेज को सेकेंडरी ट्रीटमेंट अब हम देखना चालू कर दिए। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो एफ्लुएंट मिला वो एफ्लुएंट में लेकर जाऊंगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। इसको मैं ले जाऊंगा एरिएशन टैंक में, वहां पे मैकेनिकल एरिएशन एजिटेशन सब होगा इसका। अब एजिटेशन एरिएशन में क्यों कर रहा हूं? सो एज टू प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब्स मैं जानबूझ के इसमें लाना चाहता हूं? एरोबिक माइक्रोब्स में इसमें लाना चाहता हूं। ठीक है, सो विगरस ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स हो जाएगा। अब एरोबिक माइक्रोब्स के आने की वजह से क्या होगा, चेक करते हैं स्टूडेंट्स, चेक करो। दीज एरोबिक माइक्रोब्स विल क्विकली स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर जो आपके पानी में डिसॉल्व्ड हैं या जो मे बी अनडिसॉल्व्ड हैं थोड़े बहुत, उन सबको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। ऑर्गेनिक मैटर जैसे जैसे कम होगा तो उस ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन को या उस ऑर्गेनिक मैटर को एग्जिस्टेंस को जो भी ऑक्सीजन लगता था अब वो ऑक्सीजन नहीं लगेगा। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी पानी का कम हो जाएगा। समझ में आया? उस पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर था हमको उसको तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा? ये ऑर्गेनिक मैटर इकोसिस्टम से और ऑक्सीजन डिमांड करते हैं, हमको और ऑक्सीजन, तो हम ग्रो होना चाहते हैं, हमको क्या करना है? वी हैव टू ब्रेक, वी हैव टू डिग्रेड दिस ऑर्गेनिक मैटर। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने ग्रो किया एरोबिक बैक्टीरिया को जो जाके इसको खाने लगेंगे, तुम लगेंगे, बर्बाद कर देंगे। एंड देयरफॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड व्हिच इज बीओडी भी कम हो जाएगा। दिस इज गुड न्यूज फॉर अस। ओके, बीओडी भी कम हो गया। अब इस पानी को हम क्या करेंगे? सेटलिंग टैंक में लेकर जाएंगे। सेटलिंग टैंक में हमने इसको नीचे सेटल हो जाने दिया। किसको? बैक्टीरिया, डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर, ये सब सेटल डाउन हो गए। तो ये जो सेटल डाउन हो गए हैं जिसमें अपने फ्लॉक्स भी है, कौन से फ्लॉक्स? एरोबिक माइक्रोब के कलेक्शन जब हो जाते हैं, एरोबिक माइक्रोब जब इकट्ठे हो जाएंगे जो अपने ऑर्गेनिक मैटर पे काम कर रहे हैं, तो उसको इकट्ठे हुई चीजों को अपन क्या बोलेंगे? फ्लॉक, कलेक्शन। तो ये फ्लॉक को अपन सेटल डाउन हो जाने देंगे सेटलिंग टैंक में। अब जो ऊपर पानी बचा ये अपने काम का पानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सेटल डाउन हो गया है दैट इज एक्टिवेटेड स्लज। इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल के नेक्स्ट जो पीछे वापस से जहां मुझे यह देखो यहाँ पे एरेशन चेंबर, एरेशन टैंक में मैं डाल दूंगा। ठीक है, कुछ एक्टिवेटेड स्लज, जैसे आपने दही निकाल के थोड़ा डालते हो ना दूध में उसको दही बनाने के लिए, वैसे एक्टिवेटेड स्लज यहाँ भी काम करे। पीछे वाला जो अपना टैंक बचा हुआ जिसमें फ्रेश आपका पीछे से प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो एफ्लुएंट आ रहे हैं उन पे भी काम हो, तो हम यहीं से एक्टिवेटेड स्लज एरोबिक माइक्रोब निकाल के वापस से पीछे डाल देते हैं ताकि वो काम कंटिन्यू होता रहे। अब इसके आगे क्या होगा? एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में लेकर जाएंगे, इसको डाइजेस्ट कर देंगे एंड जो फिर जो पानी बचेगा उस पानी को रिलीज कर दिया जाएगा। दिस इज लीस्ट पॉल्यूटेड वाटर, इट विल बी रिलीज्ड इन द वाटर बॉडीज। एट द सेम टाइम gases are also formed like hydrogen sulfide. These gases are again released and used. They might be used in your methane which is released during this process, might be used in biogas also. That's it. So अगर मैं चेक करूं पूरा प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो गंदा पानी उसको हम अगर हमको साफ करना है तो दो तरीके से करेंगे आप, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज नोन एज फिजिकल प्रोसेस, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। व्हाई? बिकॉज ऑर्गेनिज्म वहां पे हम इन्वॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करो, जो पानी में ऊपर बॉटल सब तैर रहे हैं प्लास्टिक की चीज, उसको आप फिल्टर करो। फिल्टर करने के बाद उसमें पत्थर है उनको आप सेटल होने दो नीचे। पत्थर सेटल हो गए, जो ऊपर पानी बचा उसको आप ले लो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए रेडी कर लो। अब इस पानी को आप एरिएशन दो, एजिटेट करो और उसमें एरोबिक माइक्रोब को ग्रो होने दो। ठीक है, एरोबिक माइक्रोब क्या करेंगे? आपके पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर उसको डाइजेस्ट कर देंगे। इस वजह से क्या होगा? आपका पानी ऑक्सीजन डिमांड नहीं करेगा नेचर से, सो आपके पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गया। इसकी वजह से क्या होगा? ये पानी आप जहां भी रिलीज करोगे जिस भी वाटर बॉडी में, तो उस वाटर बॉडी में जाके वो मछलियों का या प्लांट्स का ऑक्सीजन नहीं मांगेगा। ये पानी क्या बोलेगा? अरे मेरे अंदर ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है तो मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। समझ में आया? तो उन एनिमल्स को, उन प्लांट्स को जिंदा रहने देगा, ये जाके उन प्लांट्स को हार्म नहीं करेगा। So if my biological oxygen demand is less, I won't be capturing oxygen of other organisms. मैं बाकी organisms को ऑक्सीजन यूज करने दूंगा। मैं बोलूंगा मेरा तो ज्यादा डिमांड है नहीं ऑक्सीजन का, क्योंकि मेरे अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर था वो तो ऑलरेडी टूट चुका है बिकॉज ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। अंडरस्टूड? एंड इस पानी को देन लेटर ऑन रिलीज कर दिया जाएगा। दैट्स इट। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज बायोगैस। अब बायोगैस प्रोडक्शन आप स्कूल के टाइम से ही पढ़ते आ रहे हो। सो बायोगैस प्रोडक्शन में नई बात क्या है? ये डायग्राम तो आपको देख के समझ जाएगा। नई बात थोड़ा सा ये है स्टूडेंट्स। सो बायोगैस में कौन से गैस, कौन सा टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस होता है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये दो चीजों पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। कौन सी दो चीजों पे डिपेंड करेगा? चेक करो, जस्ट अ सेकंड। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सी दो चीजों पे? टाइप ऑफ गैस जो मैं बनाना चाहता हूं डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ माइक्रोब व्हिच आई एम यूजिंग एंड
जो सबस्ट्रेट में यूज कर रहा हूं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर मेरा माइक्रोब है एनेरोबिक, चेक करो स्टूडेंट्स, अगर मैंने एनेरोबिक माइक्रोब यूज किया और अगर मैंने सेल्यूलोज यूज किया तो मेरा एनेरोबिक माइक्रोब इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा एंड मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, मुझे मिल जाएगा मीथेन। चेक करो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, मीथेन, CO2 एंड H2। ठीक है, मैं जूम कर दूं थोड़ा इसको जूम कर दूं, ये चेक करो, मीथेन, CO2 एंड H2। सो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, जो मीथेन मुझे बना के देगा, जो मीथेन जनरेट करेगा मेरे लिए, ऐसे बैक्टीरिया को आप बोलोगे मिथेनोजेन, मीथेन बनाने वाला मिथेनोजेन बैक्टीरिया। एग्जांपल इज मिथेनोबैक्टीरियम। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल इज मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, चलो आगे चले जाएं, यहाँ से आगे चले जाते हैं। मिथेनोजेन आर प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ कैटल, रूमेन जिसको बोला गया है कि स्टमक का एक हिस्सा। ठीक है, रूमेन ऑफ कैटल में भी प्रेजेंट रहते हैं ये बैक्टीरिया। तो वहां भी क्या करेंगे, वहां भी तो सेम काम करेंगे ना। कौन सा काम करेंगे, डाइजेशन करने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। किसको तोड़ेंगे, दे आर गोइंग टू ब्रेक सेलुलोज ओवर देयर। ठीक है, सेलुलोज को तोड़ेंगे। चेक करो, दे विल ब्रेक सेलुलोज ओवर देयर। इसकी वजह से जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो तो कैटल के काम आएगा ही आएगा, बट इसके अलावा क्या होगा, जब भी वो सेलुलोज ब्रेक कर रहे हैं तो मिथेनोजेन है ना, मतलब वो क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, मीथेन प्रोड्यूस करने वाले हैं। सो देयरफॉर इन कैटल से जो डंग बाहर आएगा, चेक करो, इन कैटल से जो डंग बाहर आएगा, इनका एक्सक्रीटा, ये जो गोबर जो बाहर आएगा, उस गोबर को यू कैन यूज इन योर बायोगैस प्लांट टू प्रॉपरली प्रोड्यूस मीथेन। अंडरस्टूड, इसका सोर्स क्या है, बिकॉज दीज माइक्रोब्स आर प्रेजेंट in the rumen of these cattle, therefore जब माइक्रोब बाहर आएंगे डंग के साथ, इसको आप प्रॉपर अगर एटमॉस्फेयर दो, कलेक्शन, इट इज मोर ऑफ कलेक्शन नाउ। बायोगैस प्लांट में डाइजेशन भी होगा, कलेक्शन भी होगा। कैसे होगा, बोर्ड्स की बुक में ज्यादा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा अभी इसी वीडियो में। ओके, सो बायोगैस प्लांट में वी विल गो एंड वी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दी मीथेन गैस। ओके, दिस इज बायोगैस प्लांट, आई डोंट हैव टू डिस्कस दिस आई सपोज, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे डंग की एंट्री होगी स्टूडेंट्स, है ना, देन ये वहां चले जाएगा, यहाँ पे डाइजेस्टर होगा, यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगा, ये गैस यहाँ पे कलेक्ट होगा, यहाँ से गैस को निकाल लिया जाएगा, और जो बचा स्लज, जो वेस्ट बचा, इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, ओके, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये चेक करो स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड्स के बुक में, दिस इज नॉट फॉर एनसीईआरटी स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। बोर्ड के बुक में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये चेक करो, एनारोबिक डाइजेशन कैसे होगा, 3 स्टेजेस में होता है, हाइड्रोलिसिस या सॉल्युबलाइजेशन, एसिडोजेनेसिस या मिथेनोजेनेसिस, ये 3 स्टेज में होगा। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, हम सबसे पहले ये बायोगैस का जो प्लांट है उसके 3 स्टेजेस हैं जो बोर्ड्स की बुक में डिस्कस किए गए। ठीक है, आप जो कैटल डंग है उसके ले लो, उसको ले लो, प्लस वाटर ले लो, 1:1 रेशियो में दोनों को ले लो। देन हम क्या करेंगे, एनारोबिक डाइजेशन अलाउ करेंगे, बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट करता है। सो ये डंग के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल हो, सपोज कार्बोहाइड्रेट्स हो, उसको डाइजेस्ट कर देंगे इनटू मोनोसैकेराइड्स, है ना, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देंगे अमीनो एसिड्स, लिपिड्स को डाइजेस्ट कर देंगे इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, वो सारा डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा, सेकंड स्टेज इज एसिडोजेनेसिस, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। सो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को मैंने एरो करके दिखाया है, आर कन्वर्टेड टू एसिड्स। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर एसिड्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। कौन से एसिड, चीफली फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, इसके अलावा CO2 और H2O भी रिलीज होगा। सो अब ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बोर्ड से टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट स्टेप में लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप लोग टेक्स्ट बुक अपना रेफर करोगे तो आपको फॉर्मूला प्रॉपर्ली दिखाई देगा। लास्ट स्टेज इज मेथेनोजेनेसिस, जहां पे अब मीथेन का प्रोडक्शन होगा। सो एसिटेट प्लस H2 प्लस CO2 ये सारे मिलकर रिएक्ट करके हमको दे देंगे मीथेन, व्हिच वाज आवर रिक्वायरमेंट। बायोगैस का चीफ गैस इज मीथेन। ठीक है, चलो ये वाली बात हो गई। एंड देन लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो दोनों केस में होगा, दोनों के बुक्स के केस में होगा, बोर्ड्स में भी एंड एनसीईआरटी में भी, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। तो इसमें आपको सिर्फ एग्जांपल पढ़ने स्टूडेंट्स, आपको ये पढ़ना है कौन सा माइक्रोब किस डिजीज को कंट्रोल करने के काम आता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, बाकी सारे एग्जांपल्स आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ने होंगे। ठीक है, सिमिलरली बायो फर्टिलाइजर्स, ये आपने काफी कुछ देख रखा है ऑलरेडी, बायो फर्टिलाइजर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन में भी आपने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा होगा। रिलेशन with which various microbes have with plant, be it nitrogen fixation, है ना, be it mycorrhiza, which will increase, enhance the phosphorus uptake of plant from the soil। तो ये सारी चीजें। अच्छा, एक और पॉइंट, माइकोराइजा के बारे में बोर्ड्स के बुक में 2 टाइप्स और दिए गए हैं, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू विल अंडरस्टैंड, एक्टोमाइकोराइजा मतलब क्या, जो रूट के बाहर सरफेस पे रहेगा। एंडोमाइकोराइजा मतलब कौन, जो रूट्स के अंदर चला जाएगा। उसको एक और नाम दिया गया है VAM, जो रूट के अंदर चले जाता है, एंडोमाइकोराइजा। इसका एक और नाम है VAM, वेसिकुलर, आर्वस्कुलर,
माइकोराइजा, ठीक है। वेसिकुलर क्यों, वेसिकल्स फॉर्म करेंगे, आर्बस्कुलर ब्रांचेस की तरह दिखते हैं और अंदर माइकोराइजा ही है। ओके, बायो फर्टिलाइजर के कुछ टाइप्स भी दिए गए हैं। यस, टाइप्स इन बोर्ड्स बुक। कौन से टाइप्स, ये जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉस्फेट के फॉस्फेट को, फॉस्फोरस को एक्सेप्ट करने काम आएंगे, ये जो रिलेशनशिप है माइक्रोब्स एंड प्लांट्स के बीच में, तो डिफरेंट टाइप्स आपके बोर्ड्स की बुक में डिस्कस किया गया है। यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर एंड दैट्स इट, दैट इज ऑल वी हैव इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर अपन जाएं तो जस्ट अ मिनट, यस, इफ आई गो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर से, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस आएंगे, वहीं से एग्जांपल्स आएंगे, 2 to 3 क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट। इफ आई गो वाया बोर्ड्स, तो बोर्ड्स ने चैप्टर का स्टार्टिंग का पूरा पार्ट डिलीट कर दिया है, 11.7 से आपको पढ़ना है, बट उसके पहले 11.7 के पहले 2 टॉपिक्स आपको हैं छोटे छोटे, बायो फोर्टिफिकेशन, उसके पहले जो इंट्रो पार्ट है वो आपको है, तो वो दोनों पार्ट आप करके बाकी एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इज नथिंग बट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यही पूरा चैप्टर कंटिन्यू हुआ है। That's it, students. Thank you very much. Bye.